इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन बेसिकली है क्या? तो कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है मेटल का विथ इट्स एनवायरनमेंट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ इट्स एनवायरनमेंट सराउंडिंग इट टू फॉर्म अनडिज़ायरेबल कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे हमारे घर के बहुत सारे मेटल बाहर पड़े होते हैं या फिर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर है, एयर है उसके, तो वो उसका क्या करवा देते हैं, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन करवा देते हैं। तो वो हमारा जो मेटल सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मेटल ख़राब हो जाता है, टूटने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोजन। अब ये कोरोजन जो होता है अलग अलग मेटल पे हमें अलग अलग तरीके से दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में हम दिख रहे हैं कि आयरन अगर हमारे पास है तो उसके ऊपर रस्ट बनता है। ठीक है, सिल्वर अगर हमारे पास है तो उसका टार्निशिंग होता है। ठीक है, कॉपर अगर हमारे पास मेटल है तो उसके ऊपर एक ब्लू ग्रीन कलर का एक पैच बनता है, लेयर बनता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है कोरोजन के। ठीक है, और हर एक मेटल के हिसाब से उसका जो प्रोडक्ट है, कोरोजन प्रोडक्ट, वो बनता है। ठीक है, तो इन जनरल हम रस्ट ही बोलेंगे सभी को। तो रस्ट ऑन आयन जो है वो एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयन कोरोजन का। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो ऑब्वियस है कि उस मेटल रॉड पे एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एयर और वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे रस्ट ऑन आयन आपको दिख रहा है, उसके बाद टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो स्पून दिख रहा है उसका टार्निशिंग देखो कैसे हो गया है। ठीक, उसका ब्लैकिश कलर अपीयरेंस आता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद। और ये कॉपर का देखिए रस्टिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन कलर का एक पैच बन गया है कॉपर सरफेस के ऊपर, वो रस्टिंग है उसका। ठीक, तो ये रस्टिंग जो है वो किस कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि एक आयन पे, जैसे हम आयन की बात करें क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में या सिलेबस में रस्टिंग ऑफ आयन दिया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये एग्जैक्टली होता कैसे, मैं पहले डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, फिर पॉइंट सारे कवर कर लूँगा। ये देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आपको पिंक कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला लाइट पिंक कलर का, ये है हमारा आयन है पूरा का पूरा। ठीक, और इस आयन के ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये वाटर का ड्रॉपलेट है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है लाइट ब्लू कलर का। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर और एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में तो है, तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में हो गई। ठीक, तो यहाँ एक छोटा सा जो पोर्शन होता है आयन का, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है आयन का, Fe का। सो Fe जो होता है, Fe+2 में ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है फेरस आयन में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ करता है। और जिस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस पोर्शन को हमें बोलना है एनोड। ठीक, तो ये हमारा एनोड हो गया। अब एनोड पे आयन, जो आयन बने वो वाटर में चले गए, क्योंकि आयन जब आयनाइज होगा तो वो वाटर में सोल्यूबलाइज हो गया। ठीक है, तो आयन तो होता है वाटर में सोल्यूबल, तो सोल्यूबल हो गया। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होंगे थ्रू द मेटल टू द अदर पार्ट ऑफ द मेटल, जैसे इस पार्ट में आ गए। और यहाँ पे आने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस करवाएंगे। ठीक, और किसका रिडक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन का। जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा उसके साथ कंबाइन होगा ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से 2 आए हैं, और बनाएगा यहाँ पे वाटर। क्या बनाएगा यहाँ पे, वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन कम्बाइंड फ्रॉम द एनोड इनसाइड द मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ऑक्सीजन रिड्यूस एट द कैथोड रीजन, तो ये रीजन हमारा हो जाएगा कैथोड और ये रीजन हमारा हो जाएगा एनोड। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्टली क्या हो रही है प्रोसेस। अब ये रिडक्शन जो हो रहा है ऑक्सीजन का, ये किस तरीके से हो रहा है, तो 2 एनवायरनमेंट में इसका रिडक्शन हो सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, वाटर में। लेकिन अगर ये वाटर सिर्फ प्योर वाटर है तो ये प्रोसेस हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन डिजोल्व है और ये ऑक्सीजन जो है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये वाले देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होके यहाँ पे इस तरीके से क्या बना देगा, वो 4OH- आयन बना देगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे इस वाटर में कोई एसिड प्रेजेंट है, अब ये एसिड आएगा कहाँ से वो समझिए। एसिड कहाँ से आएगा,
एसिड आएगा एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें। जब वो एनवायरनमेंट का CO2 वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो वाटर के साथ कंबाइन होके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए H2O था, ठीक है, इसके साथ CO2 एनवायरनमेंट का आया और कंबाइन होके ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड का जब आयनाइजेशन होगा तो ये 2 आयन देगा, एक H+ देगा और साथ में हमें HCO3- देगा, ठीक, HCO3-, तो 2 आयन मिले। तो यहाँ पे जो H+ आयन हमें मिला है, ये वाला H+ आयन अब वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर हमारा एसिडिक हो गया। तो यही H+ आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम दिस एनोड, ठीक है ना, और क्या बनाएगा, वाटर यहाँ पे बनाएगा। तो 2 कंडीशन में रिडक्शन पॉसिबल है, एक न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है, जिसमें सिर्फ वाटर का यूज़ होगा, और दूसरा एसिडिक कंडीशन जिसमें H+ आयन का हम यूज़ करेंगे फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन H+ आयन कहाँ से आएंगे, ये एसिडिक एनवायरनमेंट से, CO2 का डिसोल्यूशन होगा वाटर में, फिर वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा और इस कार्बोनिक एसिड से हमें 2 आयन्स मिलेंगे, ठीक। तो ये पूरी एंटायर यहाँ पे क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो वाटर जो बनना था वो बन गया, ऑक्सीजन जो होना था हो गया, लेकिन जो Fe यहाँ पे प्रेजेंट था वाटर में, आयन Fe+2, ये Fe+2 फिर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा उसके साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होके बनाएगा अपना रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज Fe2O3, ठीक। तो Fe जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर बनेगा Fe+3 में और फिर रस्ट बनाएगा डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर, दैट इज़ कॉल्ड एज Fe2O3, ठीक। ये प्रोसेस को हम देखते हैं अभी कैसे है। देखिए मैकेनिज़्म जो मैंने एक्सप्लेन किया वही ये मैकेनिज़्म है रस्टिंग ऑफ आयन का। तो यहाँ पे अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन आयन ऑब्जेक्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज ए एनोड। जैसे मैंने कहा कि एक स्पॉट होता है आयन ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और वो हमारा क्या होगा, एनोड होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट द एनोड, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे मूव्स टूवर्ड अनदर स्पॉट, कहाँ पे जाएंगे, दूसरा स्पॉट जहाँ पे होगा रिडक्शन, और उसको बोलेंगे कैथोड ऑन मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ दी H+ आयन। अब ये H+ आयन कहाँ से आएगा, मैंने बताया आपको, CO2 डिजोल्व होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड से H+ आयन मिलेगा और कार्बोनेट आयन मिलेगा, तो वो H+ आयन। तो दिस H+ आयन, तीसरा पॉइंट, H+ आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर और एसिडिक सब्सटेंसेस डिजोल्व इन द वाटर, यहाँ से ये हमें मिलेगा। H+ आयन कहाँ से आया वो बता रहा है। फिर क्या होगा, जो फेरस आयन थे जो वाटर में डिजोल्व हो गया था एनोड के पास, वो ऑक्सीडाइज हो गया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, एंड रस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी रस्ट। तो Fe2O3 प्लेन इज नॉट अ रस्ट, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस होना, दैट इज कॉल्ड एज अ रस्ट। तो Fe2O3.XH2O, ठीक। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया किस तरीके से होता है, ठीक। उसके बाद में अब एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शंस कौन सी होती है, एनोड पोर्शन पे, कैथोड पोर्शन पे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। सो एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन के प्रेजेंस में कैसी रिएक्शन हो रही है, देखो एनोड पे तो सेम ही रिएक्शन होगा दोनों जगह पे, क्योंकि वहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, आयन का। तो 2Fe से बन रहा है 2Fe+2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पे दिया है -0.44 वोल्ट। कैथोड पे क्या होगा, यही 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड के पास आ गए, और कैथोड के पास तो H+ आयन प्रेजेंट था जैसे कि मैंने कहा। तो वो H+ आयन इन अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स O2 इंटू H2, मतलब ऑक्सीजन का क्या कर दिया, रिडक्शन करवा दिया, ठीक। और रिडक्शन होके जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 1.23 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन से याद रखना है आपको, ठीक। और ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा, तो इन 2 रिएक्शंस को हम कंबाइन करेंगे, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को कंबाइन कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन हमें ये मिलेगा, ठीक है। सो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+ आयन गिव्स 2Fe प्लस 2H2O, ठीक। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगा कहाँ पे, एसिडिक मीडियम में, क्लियर। अब देखेंगे हम कि बेसिक मीडियम में, जिसको हम न्यूट्रल मीडियम भी बोलेंगे एक तरीके से, वहाँ पे क्या होगा। तो एनोड पे तो सेम रिएक्शन हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, आयन इज कन्वर्टेड इनटू द Fe+2 प्लस यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है।
तो ये तो रिएक्शन एनोड की सेम ही है। कैथोड पे क्या हो रहा है, अब कैथोड पे H+ आयन नहीं है, अब वाटर ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ हो गए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए एनोड के पास। ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में था ही, वाटर में भी है, वो ऑक्सीजन का क्या करवाए हो जाएगा रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में, और क्या बनेगा यहाँ पे 2OH- आयन। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होगी और ओवरऑल रिएक्शन इन 2 रिएक्शन को हम कंबाइन कर देंगे, ये न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमें ये रिएक्शन फाइनली मिलेगा Fe+2 + 2OH- gives FeOH/2। ठीक है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये फेरस हाइड्रोक्साइड मिला, ये रस्ट हमारा नहीं है, हमारा रस्ट होता है Fe2O3.XH2O। वो कैसे बनेगा वो देखते हैं, पहले तो ये बना, ठीक, आगे अब देखो ये जो फेरस आयन हमें वाटर में मिले थे, जैसे कि मैंने कहा, उसका ऑक्सीडेशन होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के वजह से, और उससे फिर क्या बनेगा रस्ट, क्योंकि वाटर तो वहाँ पे प्रेजेंट था ही हाइड्रेशन करने के लिए। सो फेरस आयन फॉर्म आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। तो Fe+2, ये देखिए रस्ट कैसे बन रहा है, तो Fe+2 जो हमारा वाटर में आया था एनोड के पास से ऑक्सीडेशन होके, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, वाटर तो उसमें प्रेजेंट है ही, ड्रॉपलेट तो हमें ऊपर सरफेस पे था ही, और फिर उससे बनेगा 2Fe2O3, ये बन गया हमारा आयन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना। ठीक, और ये फिर फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में XH2 के साथ, और बनाएगा हमारा रस्ट। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनली रस्ट बनेगा। ठीक है, तो वाटर का और ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोला कि एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में ही रस्टिंग होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ किसकी, आयन की। अब हम देखेंगे कि कोरोजन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है factors affecting the corrosion. More reactivity of metal, more will be the possibility of corrosion. जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल उतना ज़्यादा कोरोजन होगा। दूसरा, इम्प्योरिटीज़ मेटल में कितनी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर मेटल में इम्प्योरिटी है तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो मेटल हाई ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो कोरोजन भी ज़्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है, H+ आयन अगर वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, आयन ऑक्सीजन का फास्टर होगा, और हमारा कोरोजन प्रोसेस भी क्या होगा, फास्टर होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस होना रेट ऑफ कोरोजन बढ़ाता है, इम्प्योरिटीज़ का प्रेजेंस होना रेट ऑफ कोरोजन बढ़ाता है। ठीक है, मेटल अगर खुद ही रिएक्टिव है तो कोरोजन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में इजीली एनवायरनमेंट को ससेप्टिबल होगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा वैसे। फिर प्रेजेंस ऑफ CO2, अभी हमने देखा अगर CO2 प्रेजेंस है तो कार्बोनिक एसिड बना के कोरोजन का रेट बढ़ा देगा H+ आयन देके। ठीक, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, हमारा 5th पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ कोरोजन यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोरोजन में एग्जैक्टली क्या हो रही है, रिएक्शन सी तो हो रही है, और रिएक्शन टेम्परेचर के साथ में हमें पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है, तो कोरोजन भी बढ़ेगा। अब लास्ट फैक्टर है सरफेस कोटिंग ऑफ पेंट और अदर मोर रिएक्टिव मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब सारे पहले जो हमने फैक्टर्स देखे 5 फैक्टर्स, वो सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कोरोजन जो है हमारा एक तरीके से केमिकल रिएक्शन और कोरोजन वो बढ़ा रहता है, लेकिन लास्ट वाला जो फैक्टर है सरफेस कोटिंग ऑफ पेंट और अदर मोर रिएक्टिव मेटल, उससे कोरोजन रिड्यूस होगा। ठीक, रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि सरफेस पे हमने जैसे मान लो हमारे पास एक आयन है, ठीक, हमारे पास ये आयन का रॉड है और इस आयन के रॉड के का रस्टिंग होने वाला है, लेकिन हमने क्या करवा दिया, इसके ऊपर हमने कोटिंग करवा दिया किसी दूसरे मेटल का, जैसे कि मान लो हमने इसके ऊपर जिंक का कोटिंग करवा दिया, जिंक का, और जिंक मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयन। तो जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा वो जिंक के साथ कंबाइन होगा और उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा, हमारा आयन वैसे के वैसे ही रहेगा। सो अगर हमने मोर रिएक्टिव मेटल का कोटिंग करवा दिया सरफेस के ऊपर, तो हमारा जो अंदर वाला मेटल है उसका रस्टिंग प्रिवेंट होगा, तो कोरोजन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बराबर है। उसी तरीके से सरफेस पे जैसे मान लो पेंट करवा दिया, हम घर में भी करते हैं,
कोई आयन की जो ऑब्जेक्ट आते हैं जो हम घर पे लगाते हैं, एक तरीके से मान लो कि हम जो अपना टेरेस होता है, टेरेस को एक तरीके से पूरा जो उसकी बॉर्डर्स होती है, एजेस, उस पर हम आयन का एक तरीके से पैनल्स लगा देते हैं और उसको हम पेंट करवाते हैं, है ना। तो पेंट करवाने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि उसका रस्टिंग क्या हो जाए, कम हो जाए, उसका रेट ऑफ कोरोजन जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो कोई कोटिंग करवा देना सरफेस के ऊपर, उससे कोरोजन जो है वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट होता है कुछ हद तक। ठीक है, तो इससे सरफेस कोटिंग से या फिर मोर रिएक्टिव मेटल का कोटिंग करने से कोरोजन क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जैसे हमने अभी अब पॉइंट देखा था फैक्टर में कि सरफेस को अगर हम कोट कर दें, हमारे मेटल सरफेस को, तो कोरोजन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब कोटिंग किससे किससे कर सकते हैं वो देखें। बाय अप्लाइंग ग्रीस, ऑयल, पेंट और वार्निश ऑन दी सरफेस, जो है ये मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया है। तो ऑयल अप्लाई कर लो, ग्रीस अप्लाई कर लो, पेंट वार्निश अप्लाई कर लो मेटल सरफेस पे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा इजीली। वाटर के वो जो हमारा पेंट होता है, अगर वो ऑयल पेंट है तो वाटर को हीट करेगा एक तरीके से, तो वाटर को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगा। समझ में आ रहा है, वाटर हीटिंग होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है तो आने नहीं देगा, तो हमारा मेटल का कोरोजन नहीं होगा। उसी तरीके से कोटिंग ऑफ अदर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, या तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो मेटल या फिर वो इनर्ट ही हो, किसी के साथ रिएक्टिव ना हो, तो अंदर वाला हमारा मेटल क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉम कोरोजन। कौन से हम यहाँ पे मेटल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिंक है, निकेल है, क्रोमियम का हम कोटिंग कर सकते हैं आयन जो हमारा मेटल होगा उसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। उसी तरीके से अगर आपके पास ब्रास और कॉपर है मेटल, तो उसका कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए हम टिन का कोटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, एक तो था सरफेस कोटिंग, दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, दूसरा है हमारे पास सैक्रिफिशियल एनोड मेथड। ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, जिसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं या फिर सैक्रिफिशियल एनोड मेथड भी बोलते हैं। याद रखें, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड मेथड या फिर सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, या फिर उसी को हम बोलेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्योंकि कैथोड को हम प्रोटेक्ट करेंगे और एनोड को सैक्रिफाई करेंगे, मतलब एनोड का बलिदान देंगे कैथोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा इसका मतलब है। ठीक, तो बलिदान हम किसका देने वाले हैं, एनोड का। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इलेक्ट्रोड और मोर पॉजिटिव मेटल इज कनेक्टेड टू मेटल ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी प्रोटेक्टेड। तो इसको समझिए, जैसे मान लो कि ये आपका आयन ऑब्जेक्ट है, इसको आपको, ये आयन ऑब्जेक्ट है और इसको प्रोटेक्ट करना है आपको, ये Fe है, ये आयन ऑब्जेक्ट है और इसको प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे कोई तो भी एक प्लेट ले लेंगे किसी दूसरे मेटल का, जैसे मान लीजिए मैं इसका ले रहा हूँ जिंक का, तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयन, और फिर हम इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, और जब कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि दोनों में से एक एनोड बनेगा और एक कैथोड बनेगा, अपने आप बनेगा। ठीक है ना, जैसे ये किसी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि कोरोजन के लिए वाटर पे चाहिए होगा, जैसे मान लो ये वाटर का ड्रॉपलेट है, इसके कांटेक्ट में ये आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन फिर इधर आ गया, तो एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा। तो एनोड कौन सा बनेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या बनेगा, एनोड। तो जिंक बनेगा एनोड और आयन हमारा बनेगा यहाँ पे कैथोड। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा ना, आयन का ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं। और आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आयन ऑक्साइड नहीं बनेगा, तो रस्टिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन होकर बनाएगा Zn+2। तो यहाँ से जिंक जो है थोड़ा थोड़ा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जिंक जो हमारा एनोड है वो उसका अमाउंट, उस रॉड का अमाउंट, उस प्लेट का अमाउंट डिक्रीज़ होगा और आयन हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं इसको सैक्रिफिशियल एनोड मेथड। एनोड जो था हमारा जिंक, उसने अपना बलिदान दिया आयन को बचाने के लिए, इसीलिए हमने जो हमारा कैथोड था उसको प्रोटेक्ट किया। नाम इसलिए हमने इसको दिया कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्लियर है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा है आयन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टिंग इट टू द प्लेट ऑफ जिंक और मैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे और तरीके हमारे पास क्या है। तो हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर एक इंसोल्यूबल फॉस्फेट, ठीक,
इंसोल्यूबल फॉस्फेट और क्रोमेट का क्या कर दे, कोटिंग कर दे। ठीक है, इससे भी हो जाएगा। दूसरा लास्ट, यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन, तो हम एंटी रस्ट सोल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेट है, अल्कलाइन क्रोमेट सोल्यूशन है, इनका भी हम एक तरीके से कोटिंग कर देंगे किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसका जो कोरोजन है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में 4 चीज़ें आती हैं, सरफेस कोटिंग, सैक्रिफिशियल एनोड या फिर इलेक्ट्रोड मेथड जिसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल फॉस्फेट और क्रोमेट कोटिंग, और यूज ऑफ एंटी रस्ट सोल्यूशन लाइक अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन क्रोमेट। ठीक, ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आयन और हाईली रिएक्टिव मेटल का, वो ये है जिसको हम एनोडिक प्रोटेक्शन है, सैक्रिफिशियल एनोड, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड मेथड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो आयन का प्रिवेंशन करवाना है, तो इसलिए हमने हाईली रिएक्टिव मेटल यूज़ किया है, कौन सा, मैग्नीशियम। इनको वायर से क्या कनेक्ट किया है, कनेक्ट। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, आयन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो आयन ऐसे कैसे रहेगा, और मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन होगा बाय कन्वर्टिंग इनटू द Mg+2। ये देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, जो भी प्रेजेंट होगा, और वो बनाया क्या, वाटर। हमारे आयन का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, तो आयन ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक, सो दिस इज़ अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में हमने देख लिया सारी की सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं कोरोजन से रिलेटेड, जैसे कि कोरोजन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा कोरोजन है उस कोरोजन किस तरीके से होता है, उसमें आयन का रस्टिंग कैसे होता है वो स्पेसिफिकली हमने देखा, फिर फैक्टर सपोर्टिंग कोरोजन देखा, फिर प्रिवेंशन ऑफ हमने क्या देखा, कोरोजन देख लिया। ठीक, थैंक यू।